हाय एवरीवन। तो आइए आज मैं आप लोग के साथ दरोगा का 5वां सेट सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। तो सेट बनाने का सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो होता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हर सेट में बोलती हूँ, सेट बनाने से बहुत फ़ायदा होता है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपको ध्यान पे नहीं भी रहता, जो आप रट के नहीं भी जाते हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे अगर आप सेट का रिवीजन करके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आपको जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो आज तक नहीं बनाया है, मैं 1 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आपको करना चाहिए। या आप बीपीएससी तैयारी करें, कोई भी तैयारी करें, जनरल कंपटीशन का कोई भी तैयारी करते हैं, तो आपको टॉपिक एक होता है कि आप सामान्य रूप से पढ़ते, एक होता है आपके विस्तार रूप से पढ़ते, एक होता है ओवर विस्तार रूप से पढ़ना है। तो यूपीएससी के लिए आपको बहुत से डिटेल्स चाहिए, ठीक है। इसी तरह बीपीएससी दरोगा में भी आपको अब डिटेल्स मांगने लगा है। तो चलिए आपको पढ़ना चाहिए, अब डिस्कशन करें क्वेश्चन। आपको जो भी यहाँ पे सारे सब क्लास कराए जाते हैं, आप चैनल से बन जाइए अगर आप नए हैं तो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तभी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से, आज 5वां सेट है, मैंने 4 सेट करा चुके हैं आप लोग के साथ डिस्कशन, ठीक है। वो सेट जाकर देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है, बहुत ही आपके लिए एक तरह से मतलब यूजफुल होगा एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मैंने ये आप बोलेंगे ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने भी किसी न किसी बुक से उठा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इन्हें बच्चे के साथ सोल्यूशन कर डिस्कशन करना चाहिए, वहीं से मैं उठाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। सबसे पहले इसको न्याय दर्शन के संस्थापक थे, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो आप लोग को देखिए, हमेशा मैं आपको बोलते हिस्ट्री में क्या है, आपको हिस्ट्री में बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से सिंधु, यहाँ से देखिए हिस्ट्री का कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चंस को मैंने आपको हिस्ट्री का 3-4 क्लास करवाए हैं, वो आप कर लीजिए जैसे जैसे क्लास पूरा होता जाएगा। क्योंकि एक आदमी है, मैं सारा सब्जेक्ट करना पड़ता है, और सीटेट का रेगुलर बैच चलाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह बिहार सुपर टेट दे दिया है, उसका भी अब होना पड़ेगा। तो आप उस तरह को समझ सकते हैं। जितनी भी वीडियो, जितनी भी आपको अगर किसी के चैनल से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, चाहे हम रहे या आप रहे या कोई और रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ना लंबा वीडियो बनाकर। तो पहला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो सबसे पहले इसका जो कपिल होगा, कनाद होगा, गौतम होगा, जैमिनी होगा, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हर आपको बोलते हैं डिस्कशन तो सभी आदमी कराते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आपको डिस्कशन के साथ समझा भी दे कि आखिर क्यों ये आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, न्याय दर्शन के संस्थापक। तो ये सी होगा, गौतम होगा। तो अब गौतम होगा कैसे होगा, ये भी बात है। भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है, ठीक है। मतलब इंडिया का 6 वैदिक दर्शन है, जिसमें से एक न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए कि ये इंडिया के 6 आपको वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है, ठीक है। जिसका आप क्या है, प्रवर्तक क्या है, ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिसके साधनों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साधनों का न्याय का संज्ञा देते हैं। न्याय का मतलब न्याय के लिए, इस बात को आप समझेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम समझाएंगे आप लोगों को। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस कहता है कि भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में संस्थापक बासी संप्रदाय का संबंध किससे है। थोड़ा सा क्वेश्चन में इस बार ना हार्ड दिया, 4 सेट जो मैं करवाया था वो थोड़ा सा इजी था। इस बार देखिए, जैसे जैसे एक शिक्षा पॉलिसी कहता है कि पहले आप बच्चे को वो दीजिए जो उसको समझ में आता है, धीरे धीरे उसको लेवल पे ले जाइए। तो मैंने धीरे धीरे आप लोग को लेवल पे तैयार किया हूँ, अब लेवल वाले क्वेश्चन देंगे। इसीलिए आप बने रहिए चैनल से, हर बार बोलते हैं, हर बार कुछ ही सीखने को मिलेगा। हो सकता है मेरे से 5 ही क्वेश्चन मिल जाए, जिससे आपका क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड होना तय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में संस्थापक पारसी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो चलिए अगर आप लोग को जवाब होता है तो वीडियो को आप क्या करिए, रोक दीजिए, पूछ कर दीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए, फिर मेरा आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, जैन मत होता है। अब इस जैन मत होने के पीछे तो कुछ कारण होगा। देखिए जैन धर्म का जो श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदायों का संस्थापक बासी, ठीक है, उप क्या था, उप संप्रदायों का संस्थापक क्या था, संस्थानक
आपको वासी था, जो ढूंढिया प्रसिद्ध है, मतलब क्या है, जो ढूंढिया प्रसिद्ध है। संस्थानक, देखिए संस्थानक वासी लोक संप्रदाय का निकला है, ठीक है। अहमदाबाद के एक व्यापारी लोकशाह में मूर्ति पूजा का निषेध किया, जिसमें लोक संप्रदाय को चलाया गया, ठीक है, इसलिए जैन मत होता है। अब श्वेतांबर संप्रदाय का अन्य उपसंप्रदाय थे, जिसको पुजेरा, मंदिर मार्गी, डेरावासी, डेरापंथी इसी तरह है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन मत। तो ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस और आंसर देखने का भी एक रूल होता है। जैसे आपने क्या देखा, संस्थानक वासी, ठीक है, अब मार देंगे जैन मत। तो आपको एग्जाम में इतना ही, जहाँ पर संस्थानक वासी रहा, जैन मत हुआ था, तो आपको क्वेश्चंस का लाइनिंग को देखने का भी नजरिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका कहता है कि आप इसको सही उत्तर चुनिए, इसमें से क्या सही है। तो चंद्रगुप्त जो था वो कहते हैं, मतलब इसका देखिए ये क्वेश्चन से बहुत बच्चे फंसते हैं, उसको समझ में नहीं आती है। तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कहते हैं मतलब इसको इनसे मतलब ए का ABCD किस तरह होगा, इस तरह से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर सी, जैसे कि क्या है, एस्ट्रोकोटस है ना, एस्ट्रोकोटस, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे सी नंबर में अशोक और अमित्र घात है, ठीक है। सी नंबर में क्या है, अशोक और अमित्र घात। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, इसमें क्या लॉजिक है। तो एस्ट्रोबो ने भारत का भौगोलिक स्थिति का अपना विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके अलावा एरियन आया, जस्टिन आया, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा है, ठीक। जबकि एपियानस को प्लूटार्क के उसे एंड्रोटोगस कहा जाता है, ठीक है। यूनानी के बिंदुसार में अमित्रघात का कहा, इसका अर्थ होता है शत्रु को नाश करने वाला, ठीक है। अमित्रघात का अंतर होता है क्या, शत्रु को नाश करने वाला। तो इसको आप याद रख लेंगे। ये भी पूछ जाएगा कि अमित्रघात का अर्थ या तात्पर्य, तो इसको क्या होता है, शत्रु को नाश करने वाला, ठीक है, शत्रु को नाश करने वाला होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर ये आंसर नहीं देखेंगे बच्चों, सी नंबर ये आंसर देखेंगे। जैसे ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 3, सी का 1, डी का 4, इस तरह से आंसर देखा जाता है। तो समझ गए। तो चलिए अगर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बस आप लोग बने रहिए लास्ट तक चैनल का, ठीक है। कहते भगवान शिव की प्रतिष्ठा में क्या है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो देखिए ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, तो ये सब देखिए ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस इस तरह भी रहता है जो आपको समझ से कभी कभी चलिए, तो भगवान भक्ति वाला भी तो है, ये होना भी चाहिए ताकि आपका दिन शुभ रहे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। इसका जो होता है वो 12 होता है ज्योतिर्लिंग, जैसे कि हम 12 का नाम कह सकते हैं आपको। इस तरह मतलब ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है, जिसमें क्या है, पहला सोमनाथ जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, तीसरा क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, महाकालेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, और चौथा जो है उच्चकाश्वर जो मध्य प्रदेश में है, पांचवा क्या है, केदारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, छठा क्या है, भीमशंकर जो महाराष्ट्र में है, और सातवां क्या है, काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह 12 है, आपको 12 का याद करना पड़ेगा। हो सकता है कोई भी पूछ देगा, आपको ये भी पूछ सकता है कि भगवान शिव का जो प्रतिष्ठा में 11वां कौन सा है, 12वां कौन सा, 7वां कौन है, या आंध्र प्रदेश में कौन है, गुजरात में कौन है। इसी तरह 9वां बैद्यनाथ जो महाराष्ट्र में था, 10वां जो क्या है आपको 10वां जो था नागेश्वर गुजरात में है, ठीक है। 11वां जो है रामेश्वरम तमिलनाडु में है, 12 जो है गिरनेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसी तरह आपको 12 याद कर लेना है मेरे हिसाब से, ताकि आपको कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चंस को ना होकर क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस छुपा रहता है, ठीक है। इसीलिए हर क्वेश्चंस का ऑप्शन को मैं क्या करती हूँ, आपको डिस्कशन करती हूँ, ताकि आपको हो सकता है उस क्वेश्चन का ऑप्शन से ही अगला क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना घबराते हुए हम लोग पूरी सीरीज देखेंगे, ताकि आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। तो ये होगा ए नंबर, ठीक है, रॉल्फ
फिंच था, रॉल्फ फिंच था, ठीक है। ये एक अंग्रेजी यात्री था तथा अकबर के काल में भारत में आया था, ठीक है। यह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा था, ठीक है। इसको आप ये भी लिख लेंगे, यहाँ पर ये आप टिक करके लिख देंगे। ये पहला मतलब भारतीय जो ये था, क्या सॉरी बोलते, भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था जो क्या था, अंग्रेज यात्री था जो भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा था। ये भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय जनजीवन के संबंध में जो लिखा था वो कौन सा व्यक्ति था, तो रॉल्फ फिंच था, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या था, अंग्रेजी यात्री था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन कहता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो इसका आंसर होगा ए नंबर दिलीप सिंह था, ठीक है। इसका आंसर होगा ए नंबर दिलीप सिंह, जो पंजाब के सिखों का प्रभावशाली राजा रणजीत सिंह हुए, ठीक है। और इसके साथ उत्तराधिकारी इसके महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक जो था दिलीप सिंह था, जो आपका अल्पायु था। इसको आप याद रखेंगे, क्या था, अल्पायु था, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है जिसको अंग्रेजों ने 1849 में इन्हें पेंशन मतलब कहते हैं देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब क्या है ब्रिटिश राज से मिला लिया। तो इसी तरह आपको याद रखना होगा, एक एक केस याद रखना होगा, एक एक घटनाएं याद रखना होगा, ताकि आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहते हैं किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन उतना था, मैंने इस सीरीज टाइप का लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। तो आपको हर सीरीज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी जो है क्या है पूर्वी, आपको जैसे कि आप देखिए हमेशा ये सब समझने के लिए आप मैप पढ़िए, ठीक है। मैप को पढ़िए, इस तरह इंडिया जैसी बनता है ऐसे नहीं हम बोलते हैं आपको कि आपको इंडिया क्या होना, आपको क्या होना चाहिए, इंडिया एकदम पूरा शुद्ध रूप से बनना चाहिए। किसी को आपको जिस तरह बनता है इंडिया बनाइए, कहाँ पे क्या है इस तरह से उसको 25 बार आप लिखिए, आपको ऐसे ऐसे करके लिखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैप का सारा क्वेश्चन बनने का मतलब है आप मैप बनाइए, मैप पे रिवीजन करिए, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। बहुत सारे टीचर्स हैं आपको, ये तो मेरे वीडियो, मैं भी मैप के लिए वीडियो बनाए हुए हैं और साथ बनाते जाएंगे। जितना भी नया नया जितना मतलब स्किल सीखते जाएंगे, एक टीचर क्या करता है नया नया प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जितना हो सकता है आसान बच्चों के लिए बनाने का कोशिश करता है, तो जितना नया नया हो सकता है मैं आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से मिलती है, तो सी नंबर है नीलगिरी। अगर इसका थोड़ा सा विश्लेषण चाहते हैं आप, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा विश्लेषण बता दूं कि पश्चिमी घाटी में स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ विस्तार तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में है, ठीक है। इसकी सर्वोत्तम चोटी क्या है, दोबद मतलब इसका सर्वोत्तम चोटी जो तमिलनाडु में जो है क्या है 26 से 37 मीटर का है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसकी जो सबसे पहले विस्तार है उस तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में है, इसको याद रखेंगे तमिलनाडु केरल। इसीलिए आप मैप बनाइए, एक जब भी आप पढ़ते हैं तो क्या करिए एक मैप रखे रहिए, आप अपना दीवार में चिपका लीजिए या कहीं भी आपको जहाँ सुविधा मिले आपके अपना साथ में एटलस रखिए। और क्या है आप जैसे अभी बताए, तो आपको एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन है इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ है, आपको तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ और कर्नाटक हुआ, जो आपको इसी एरिया के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना होगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद कहते हैं असम कुल मिलाकर कितने राज्यों का केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कहते हैं असम जो है सो क्या है, आपको कितनी राज्यों से मतलब कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर 7 से है। तो अब असम की सीमा जो है 7 राज्यों से मिलती है। इसकी सीमा केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं जुड़ती है, बल्कि भूटान एवं बांग्लादेश इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न है। तो अब 7 राज्य कहेंगे कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक है। इसका पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा क्या हो गया आपको, दूसरा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है सीमा से, छोटी सीमा त्रिपुरा से मिलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार है। तो आप इसको जैसे बोलते रहे, जैसी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आए तो आप एक मैप बना, जैसे अगर आपको ऐसे मैप नहीं बनता है तो आप ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए यही मैप है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, उसी पे बनाइए, जैसे जिसको बनता है आप वैसे बनाएंगे। घबराना नहीं है कि ये नहीं बन रहा है तो नहीं बनाएंगे, तो बनाना है जैसे आपको बनता है, लेकिन मैप रखना
नहीं है आप लोग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित है। अगर आपको आंसर हो रही है वीडियो को पूछ करिए और देखिए, ठीक है। जो आंसर आपको लगे सही है उस आंसर को आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करके आपको देख लीजिए, इसके बाद मेरा आंसर आप देखेंगे। समझ गए आप लोग? तो चलिए आंसर देखेंगे कौन सा होगा। तो क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ताप्ती होगा। ये तापी लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत है, ठीक है। इसको ताप्ती हो जाएगा। इसका अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण चाहेंगे तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिलों के लिए, ठीक है, मुल्तानवाई शहर के निकट में सतपुरा पहाड़ी है जो 724 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। इसी तरह आप याद रखेंगे जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गुजरात से प्रभावित होकर गुजरात के सूरत नगर से निकट पे खंबात होती है। तो इसी तरह आप याद रखेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि नर्मदा नदी के समान ही भ्रंश घाटी है, तीव्र गति से प्रभावित होती है। इस नदी का जो अवसाद होती है मात्रा के अभाव में, मतलब खंबात की खाड़ी में ज्वारीय लहरों के कारण होता है। तो इस तरह का आप याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसीलिए हम विश्लेषण करने जाए तो एक क्वेश्चन का विश्लेषण आपको आधा घंटा होगा, ये मान के चलेंगे आप। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंस है उस बात को पकड़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इंडिया में सबसे अधिक, मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। कहते हैं कि भारतीय मौसम विभाग के एक आंकड़े के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये मतलब एक आंकड़ा होता है जिसके अनुसार क्या होता है, मानसून के जून से लेकर सितंबर के महीने तक में सर्वाधिक होता है, ठीक है, वर्षा जो आपको आने वाली मौसम है, ठीक है। तो इसी तरह आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जानेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पर भी थोड़ा सा बात है, जैसे कलिक विभिन्नता में जैसे मुक्त का कारण होता है कि पवनों के सापेक्ष स्थलाकृतियों के अवस्थित, मतलब विस्तार, स्थलाकृति की ऊंचाई, ढाल और समुद्र की दूरी के वन इत्यादि, ये सब रीजन होता है, ठीक है, जिसपे आपको देखना होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोलते हैं जब भी आप पढ़ें ज्योग्राफी तो एटलस को आप देखते रहेंगे, कहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस देखें, आप बगल में एटलस रखिए, उस एटलस को देखिए कि कैसे कैसे मानसून प्राप्त होता है। नहीं तो आपको मैं एटलस का एक वीडियो बना दूँ जिससे पता चल जाएगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए एटलस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बांध, देखिए इतना इजी क्वेश्चंस रहता है लेकिन आप यही में फंसेंगे क्योंकि आप इजी क्वेश्चंस को देखता कहाँ है बच्चे तो देखता है कि कौन सबसे हार्ड पहाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस बच्चे को देखिए 50% क्वेश्चन ऐसे रहता है जो बच्चे बन सकते हैं, 25% क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं जो बच्चे पढ़ के बना सकते हैं, लेकिन 25% फिर जो रहता है 25% एक क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन रहता है जो आप विस्तार रूप से पढ़े होंगे तभी आपको बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका डी नंबर आज जो बाण सागर जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। इस नहीं वाले को पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 30 बृहद और 135 माध्यम तथा 3000 लघु बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें इंदिरा सागर, अलेख सागर, मतलब बड़गी बृहद बांधों में श्रृंखला में शामिल है, जबकि बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है, ठीक है, जैसे कि इसको याद रख लेंगे। तो इसी से क्वेश्चंस बनता है ना, मान लीजिए 1 से 3 क्वेश्चंस बन गया तो इसी तरह क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा। कि आप खाना बना रहे हैं लास्ट में वीडियो लगा दीजिए, बगल में वीडियो लगा दीजिए, वीडियो सुनते रहिए, इस तरह पढ़ाई होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो उस टाइम वीडियो प्रैक्टिस सेट को इसी तरह देखा जाता है, उतना आप क्या करेंगे, उतना बच्चे मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा तो और भी तैयारी करते हैं। तो जब आपको पढ़ने का नहीं इच्छा करे तो जब खाना बना रहे उस टाइम साइड में रख दीजिए, वो अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरह पढ़ाई होता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं थकता है, लेकिन मानसिक रूप से आपको मोटिवेट रहना है कि बैठे भी हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपको एक थ्योरी बताते हैं, एक छोटा सा मोटिवेशन बीच में देते हैं कि देखिए मान लीजिए आप एक दिन मान लीजिए आपका सब मान लीजिए कि ठीक है पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ देते हैं,
आज हम मान लिए पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, हमको बहुत परेशानी हो रहा है, तो चलिए बैठते हैं। अब बैठ के, सो के, उठ के सारे चीज़ देख ले, आप क्या कर सकते हैं? एक दिन सोएंगे बैठेंगे उसमें भी बोर हो जाएंगे। तो लाइफ हमेशा इंजॉय और करिए। लाइफ में हमेशा आदमी तभी एक खुश रहता है जब काम करते रहता है। मतलब आप पढ़ते रहिए, इंजॉय लेकर 2 ही अक्षर को ज्ञान लीजिए, पढ़िए, अगला 2 अक्षर का ज्ञान अगले दिन लेंगे। इस तरह ज़िंदगी खुशहाल होती है, ना कि आप यहाँ घर में बैठे रहेंगे, उससे और भी बोर हो जाएंगे और भी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। मतलब खुद ही लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम बैठे बैठे कितना दिन बैठे रहेंगे, कितना दिन सोए रहेंगे। तो काम करिए, जिसके पास जितनी क्षमता है उतनी काम करिए। तो आप लोग को समझ में आ गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, सोन नदी में है जो मध्य प्रदेश में है। इससे अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। कहते हैं दक्षिणी भारत में, क्या कहता है, दक्षिणी भारत में आपको समझना चाहिए कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु होगा, याद रखना है आप लोग को, तमिलनाडु होगा इसका आंसर, तमिलनाडु तट पर। तो अब देखेंगे कि इसका कैसे तमिलनाडु होगा, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए इस बात को याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का तटीय डेल्टाई क्षेत्र गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, नर्मदा है, इसकी सहायक नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी है, डेल्टाई क्षेत्र में कृष्णा और तुंगभद्रा, मध्य प्रदेश रायपुर में दोआब है, तमिलनाडु में क्या है, कावेरी डेल्टा। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, तमिलनाडु में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं स्थानांतरित कृषि का नाम है और राज्य है, इसको आप याद कर लेंगे कुछ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको 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 यही क्वेश्चन था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको आप याद करेंगे। तो इसको याद करने से पहले एक बात याद रखेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, झूम की खेती को देश में विभिन्न हिस्सों में कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, झूम की खेती जो स्थानांतरित कृषि है उसको बहुत नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न विकल्प पे सही उत्तर का इस प्रकार जैसे आपको जानना होगा इस किस प्रकार सही उत्तर है। तो इसका सबसे पहले जो है सुमेलित नहीं है वो क्या होगा, बी मासाम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही क्या होगा, तो मासा में होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मासा क्या होगा, मध्य प्रदेश में है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश होगा, मासा का मध्य प्रदेश होगा। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। ये सब क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। सी नंबर हो जाएगा, नागपुर में है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन तो पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, इंडियन ब्यूरो माइंस जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि 3 क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर है, बंगलौर है और नागपुर है। ठीक है, 1948 में स्थापित इस संस्था का महत्वपूर्ण कार्य जो देश को जो अपर तटीय एवं तटीय क्षेत्रों के उपलब्ध खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक विधि से अन्वेषण और उत्पादन का जो इसका बढ़ावा देने का काम किया। ठीक है, तो इसी के चलिए हम लोग इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इसका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है, नागपुर में है। तो चलिए जो क्या है आपको याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र में है नागपुर। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि तो निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। कहते निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक मतलब तट जो रेखा है किसका सबसे अधिक। तो चलिए इसका आंसर बी नंबर होगा, सर्वाधिक लंबी जो होगा आपको कनाडा होगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा। इसी तरह सबसे लंबी होते कनाडा, इंडोनेशिया, नॉर्वे, सब ये नीचे धीरे धीरे आया है, सबसे ज़्यादा कनाडा में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त में दक्षिण में पाया जाता है। आर्कटिक में सबसे दक्षिण में पाया तो बी नंबर होगा, आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड जो है जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। ठीक है, जो दक्षिण में स्थित है और जैसे कि आप मान लीजिए ये एक मतलब ग्राफ ले लिए तो दक्षिण कौन सा हो गया, ये तो ये हो गया दक्षिण। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये मत समझिए कि ये दक्षिण, जैसे आर्कटिक होगा वहाँ से आप दक्षिण करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आइसलैंड होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जबकि
जो फिनलैंड है वो नॉर्वे तथा स्वीडन के आर्कटिक वृत्त की गुजरती है। ठीक है, इस बार अमेरिका से प्रांत अलास्का हुआ, कनाडा हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, सर्बिया, रूस, मतलब विश्व के ऐसे क्षेत्र है जहाँ आर्कटिक वृत्त गुजरती है। इतने मतलब देशों से अपना गुजरती है। तो चलिए हम लोग को ये चीज़ क्वेश्चन को बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कहते हैं इसमें से एक कौन सा है जो सही नहीं है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर का बर्लिन का जो राइन है वो चीज़ गलत है। ठीक है, एस्प्री मतलब बर्लिन का जो क्या है राइन है ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इसको मतलब इस सही प्रकार करेंगे तो ये नगर और नदी दिया है। ठीक है, जैसे कि नगर और राइन का बर्लिन है, यही ना राइन का बर्लिन है, तो आपको ये चीज़ गलत है। ठीक है, जैसे कि ए नंबर ही गलत है। ठीक है, इसको लंदन में क्या है टेम्स, तो टेम्स नदी जो है लंदन में है। ठीक है, इसके बाद हडसन नदी जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और क्या है ये जो डेन्यूब जो है ये आपको क्या हुआ वियना मतलब ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है। बस ये जो है बर्लिन जो है एस्प्री नदी है। ठीक है, एस्प्री नदी में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एस्प्री जो नदी है वहाँ बर्लिन है, तो इसका एक नंबर जो है गलत है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित अधिनियमों में से भी किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत अलग हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1935 में हुआ था। ठीक है, जो 1935 में हुआ था ये चीज़ अलग हुआ था। जैसे कि आप समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से अधिनियमों में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 के प्रावधानों के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा ने ब्रिटिश शासन का 1986 में अधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, इसे 1937 में भारत को अलग कर ब्रिटिश कॉर्न कॉलोनी बना दिया गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इतनी सी जानकारी आप इसका रखेंगे। बच्चों समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। कहते हैं किस वर्ष में जनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1950 में। तो अब इससे थोड़ा सा आपको जानकारी लेना चाहिए, जहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो क्या हुआ था 24 जनवरी। संविधान सभा का इसको आप याद रखेंगे, संविधान को हम यस से लिखते हैं। ठीक है, संविधान सभा को जो लिखा गया था उसका अंतिम बैठक क्या था 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में हुआ था। इसको एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसका बैठक को जो अध्यक्षता था वो क्या था राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, बाबू राजेंद्र मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको जिस नाम से आप कहेंगे वो चीज़ आपके लिए ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद थे। इसको आप याद रखेंगे। इस बैठक का राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन जो था राष्ट्रीय गीत रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान का गायन का समय 52 सेकेंड है। ये भी आपको पूछ दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, इसका राष्ट्रगान का जो समय काल है वो क्या है 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड में आपको याद करना होगा। ठीक है, सॉरी मतलब बोलना होगा, याद करिए तो या बोलिए, एक तरह से समझ सकते हैं कि 52 सेकेंड में आपको ये गान गाना होगा। तो इस 65 सेकेंड इस गायन का जो मतलब इस गायन का समय था 65 सेकेंड रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया था। ठीक है, तथा राष्ट्रगीत बंकिम चटर्जी मतलब राष्ट्रगीत जो है बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जो राष्ट्रगीत के गायन समय मतलब ये राष्ट्रगान जो था रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया था। इसको याद रखेंगे। राष्ट्रगान देखिए, राष्ट्रगान था रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया था, और राष्ट्रगीत जो था वो बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखित था और उपनिषद आनंद मठ से लिया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन गया। और राष्ट्रीय गीत का सर्वप्रथम जो था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया।
चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बन गया आप लोग को। 1911 में सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। इसी तरह 5-6 क्वेश्चंस बनता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे, कॉपी किताब लेकर बैठे, जब क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसा भी लिखते हैं जो आप ना जानकारी हो तो उसको लिखा करिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कौन सी है। कहता है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो आपको पता होनी चाहिए, ये डी नंबर होगा, ठीक है। आदेश जारी करना, ठीक है। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होता है, आदेश जारी का मतलब अध्यादेश जारी करना, ठीक है। अध्यादेश जारी करना, जैसे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में दिए गए मतलब जो छत्तीसगढ़ के लोक सेवा के आयोग में सही माना गया, ठीक है। जिसको आपको याद करना, डी नंबर होगा, अध्यादेश जारी किया गया। इसका कोई लॉजिकल नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, मतलब लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, वर्ष में 2 बार, ठीक है, वर्ष में 2। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद मतलब 85 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 85(1) में आपको कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर सांसद के प्रत्येक सदन पर ऐसे समय होते हैं तो स्थान पर वो ठीक समय अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, ठीक है। अर्थात ये कहने का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार, लेकिन सांसद को 2 सत्रों के बीच अधिकतम साल में 6 माह का अंतराल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका बात समझ गए, आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो वहाँ आपको याद होगा। तो इसको हो गया वर्ष मतलब क्या हो गया, वर्ष में 2 बार, ठीक है, 6 मंथ का। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। जैसे कि पहला बजट सत्र होता है फरवरी से मई में, ठीक है, और मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर। तो लेकिन 2 ही बार इसका कम से कम 2 बार सत्र होना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः वर्ष में 3 बार सत्र होते हैं, लेकिन 2 बार कम से कम बुलाना चाहिए। तो इसका आपको याद रखना होगा, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो मैं जो भी पॉइंट बोलता अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उस पॉइंट को आप एक बार नोट करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करेंगे, जैसे भी आए। आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो तेज़ करके, जैसे होगा आपको जिस तरह से आपको सुविधा होगा उस तरह से आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बस पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में, ये तो सर डबल टाइपिंग हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन डबल टाइपिंग हो गया, मैंने ये करवा चुका है। ये सी नंबर आंसर होगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, इसीलिए आप लोग डबल टाइपिंग हो गया। लोकसभा कितने का, तो सत्र में 2 बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रित करती है। तो भारतीय संसद के किस मतलब रीति से प्रशासन जो होता है पर नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अगर आता है तो आप लोग दीजिए, नहीं आता है तो फिर मेरा आंसर आप सुनने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए इसका अगला जो आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, संसदीय समितियों के माध्यम से, ठीक है। संसदीय क्या है, आपको संसदीय समितियों के माध्यम से। थोड़ा सा इसका लॉजिक समझेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे लॉजिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, कहते भारतीय संसद के अपनी सभी कार्यों को गहराई में अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है। इसके पास समय अभाव मतलब इसके पास समय अभाव के कारण स्थिति होती है, इसके कारण इसका अधिकांश कार्य संसदीय समिति के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है। इसके पास टाइम ना होने के कारण क्या हो जाता है, आपको इसीलिए कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका याद रखेंगे आप, इसका कारण भी याद हो सकता है, कारण भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। आपको वहाँ पे पूछ दिया क्या कि कौन करता है राष्ट्रपति, तो अध्यादेश हो गया। यहाँ पे पूछ दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मतलब कौन सा आर्टिकल जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए आर्टिकल्स पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे से डिटेल्स में एक एक केस को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को वो सी नंबर आंसर होगा, जो आर्टिकल 213 हो गया। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 200 मतलब 13 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। जब राज्य में विधानमंडल में सर्वाधिक विधियां जो होगा कानून बनाता संभव नहीं हो तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया है जाता है। कहते हैं राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण
किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा, ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग कि आर्टिकल 164 का जो 5वां भाग है, आर्टिकल, आपको रुक जाइए, आर्टिकल क्या है आपको 164 का जो 5वां है उसमें कहा गया है कि अनुसार मंत्रियों का वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और उसके राज्य को विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक होंगे जब तक दूसरी अनुसूची का वर्णनिर्दिष्ट नहीं हो जाए। तो इसी तरह आप ले समझ गए, इसका डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ है, मतलब क्वेश्चंस का ब्लरिंग है, इसको आप देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कहते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को याद रखना होगा, एक सेकेंड याद रखेंगे हम लोग। कहाँ चला गया क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चंस भी भागते रहता है हमसे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन जो है आपको सुमेलित नहीं है। तो आपको याद रखना होगा, आपको देखिए दक्षिण वायु सीमा कमान तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कहता, अगला ऑप्शन कहता है पूर्वी नौसेना कमान, जो कहाँ पे आपको पूर्वी नौसेना कमान जो है आपको कहता है विशाखापत्तनम में। अब ये इसमें आप गलत पकड़ेंगे, हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे, आपको गलत पकड़ना है, ठीक है, कि गलत इसमें से क्या है, ठीक है, गलत पकड़ना होगा आपको कि गलत इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आपको आर्म्ड कोर सेंटर एड स्कूल जो जबलपुर, ये गलत आंसर है, ठीक है। जो आपको क्या हो जाएगा, आपको स्कूल जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर महाराष्ट्र में, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए लिखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि ये जो लिखने वाला है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में लिखने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग सुनेंगे और उसको आप लोग नोट करेंगे या आप लोग याद रखेंगे। तो अगला कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है। जो फूलों घाटी जो उत्तराखंड चमेली जिले में क्या है, चमोली जिले में स्थित है। यह घाटी यूनेस्को के द्वारा सन मतलब 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। इसको भी आप याद रखेंगे, नंदा देवी के राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। तो हमको बोलना नहीं चाहिए, अपने आप लोग याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देते कहते कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है। लोक नृत्य, भाषा, भोजन, राज्य का, हर राज्य का पूछा जाता है, तो आपको ये सब याद रखना है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी राज्य का लोक नृत्य है, इसको भूलना नहीं चाहिए, आप लोग भूलेंगे तो एकदम बता रहे हैं कि हम पीट के पढ़ाएंगे आप सभी को, ठीक है। कहते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहते हैं यहूदियों कि थोड़ा सा ये जो ब्लरिंग होता है ना, पता नहीं कैसे कंप्यूटर पे ब्लरिंग हो जाती है। ये कहता है यहूदियों धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग, यहूदियों को धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, तोहर से, मतलब तोरह से, कैसा नाम होता है, तोरह से जाना जाता है, ठीक है। इसका अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहूदियों का प्रार्थना स्थल जो था सिनेगॉग कहा जाता था, ठीक है। उसके प्रथम धर्म ग्रंथ जो तोराह था, ठीक है, यहाँ तोरह लिखा है लेकिन तोरा होगा, ठीक है, जिसका क्या है एशियाई ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है, एशियाई ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, आपको हर बात याद रखना है ताकि आपको किस एग्जाम में कुछ भी पूछ दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस का पार्ट हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम लोग समझते जाएंगे, बहुत क्वेश्चंस है अभी। तो चलिए कहता है क्योंकि 150 क्वेश्चंस को डिस्कशन करना मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को आपको टाइम तो लगना ही है। कहते हैं IMF का SDR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा में 2016 से जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसने हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन जो होगा ये हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, रेन मतलब क्या है, रेन मिनवी, ठीक है, जो चीन के मुद्रा यूनान में IMF करके मतलब 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया था। अब ज़्यादा हम लोग नहीं भागेंगे, बहुत टाइम ले लिया आप लोग ने,
तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते जाएंगे। पुष्पों को खिलने का एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। साइंस में हम लोग आ गए, तो साइंस वाले क्वेश्चन, साइंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो आपको 30 से 40 नंबर, 30 नंबर पूछा जाता है बीपीएससी में। सोचिए इसमें भी आपको 20 नंबर पूछ ही दिया जाता है लगभग। तो आपको साइंस बहुत योगदान होता है, एक इकट्ठा नंबर आपको देने का मतलब चांसेस रहता है। तो पुष्पों का खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको इसको अगर याद नहीं है तो आप ले, ये सब नॉर्मल चीज़ है जो आपको पहले पूछा जाता था, ठीक है। पहले कर सकते हैं, मतलब 9th 10th पढ़े होंगे आप लोग, उसमें भी ये सब रहता है। तो पुष्पों का खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या है, अनुकुंचन, ठीक है। अनुकुंचन जो हो जाएगा आपको क्या होता है, खिलने होने की प्रक्रिया कहलाती है। ये सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है। सूर्य का समीपतम ग्रह क्या हो जाएगा आपको, ए नंबर हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मतलब सबसे निकट का ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है, जिसको आपको लाइनिंग में दे दिया गया समीपतम। तो इसको विद्यार्थी सोचते रह जाए समीपतम मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब हुआ सबसे नज़दीक, ठीक है। तो चलिए अगला देखता है कि कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला कहता है सापेक्षिक सिद्धांत दिया है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षिक का थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने देन था। इसका थ्योरी आइंस्टीन के टाइम और स्पेंस के द्वारा व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। तो बी नंबर हो जाएगा 1/81 है, 1/81 है, ठीक है। जिसको आपको देखेंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है और इसका व्यास का दूरी 1/4 है, और तथा द्रव्यमान क्या होता है 1/81 है। तो इसको आप याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चंस याद रखेंगे जिसका जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कहता है अदिश राशि है। तो ए नंबर आज ऊर्जा जो है अदिश राशि है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें कोई जैसे कि आप दूसरा जगह तो ऊर्जा हो गया आपको, इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। दाब, कार्य, धारा, आयतन, समय, द्रव्यमान, यही सब आपको जो अदिश राशि है, ठीक है। मतलब वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दाब से, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग जो दाब का निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए स्वतंत्र होता है। निर्भर नहीं करना मतलब मान लीजिए आप किसी पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, इसका मतलब आप स्वतंत्र है। तो यही बात पॉइंट्स है, इसको ज़्यादा आप लोग को सीरियस नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, मतलब सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक। इसका अगला हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक आता है, ये याद करने का चीज़ है, आप याद करेंगे। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, बार बार हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो फिर से याद करिए आप लोग की जो पीएच मान है 7 है, ठीक है। और कम पीएच मान के साथ पानी अम्लीय माना जाता है और अधिक पीएच मान के साथ क्षारीय माना जाता है। ये भी आप 7 से अगर कम रहे तो अम्लीय माना जाएगा, 7 से ज़्यादा रहे तो क्षारीय माना जाता है। इसको आप याद, तो ऑन गेन ऑन यानी क्या कहते हैं एंजाइम, ठीक है। ऑन गेन, एक मिनट ऑन गेन ऑन एंजाइम। इतना हल्ला हो रही बाहर तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम क्या करें अब आप लोग के लिए डिस्टर्ब को झेल के क्या बताएं। तो अब विचार किसने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग के साथ, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या कहता है, एंजाइम के सिद्धांत पर बीडल और टैमंट ने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा, बीडल टैमंट कौन सा आंसर है, सी नंबर, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको बीडल एवं टेटम ने दिया था, ठीक है। बीडल एवं टैटम ने दिया था, लेकिन टेटम यहाँ पे टैटम होगा, इसका ऑप्शन में टेटम दिया है। कुछ टाइपिंग गलत हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। प्रकाश की वायु गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ठीक है। इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की गति ठोस में न्यूनतम होती है, संघन में, निर्वात में अधिक, क्योंकि निर्वात में सबसे कम संघन माध्यम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर। सी नंबर कांच से गुजरने पर, मतलब कांच से गुजरने के
पर, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो मानव शरीर का आहार भोजन मुख्यतः में पचाता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बड़ी आंत छोटी आंत में, ठीक है। तो इसमें भी कोई बोलने वाली क्वेश्चंस नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस रहता है इससे, बताइए आप इससे बेस्ट क्वेश्चंस क्या रहेगा। न्यूट्रॉनों को खोज किसने किया था। न्यूट्रॉनों को मैंने साइंस का आपको मतलब पहले एक रोज पहले क्लास दिया है साइंस का बेस्ट, उसमें साइंस का क्वेश्चन आप उसको देखिए, जितना भी सीरीज में ला कर देता हूँ आप देखिए। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। न्यूट्रॉनों का खोज जो था आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर पॉली ने किया था, ठीक है। आप लोग को बोलते बोलते मेरा कंठ दर्द करने लगा, भाषा में अपने आप फंस रहे हैं, क्योंकि समझाना पड़ता है बच्चे को। तो एक क्वेश्चन पे मान लीजिए हम 5 मिनट लेके चलते हैं, लेकिन तो भी हम कोशिश करते ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। तो न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था, सर्वप्रथम पॉली ने किया था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें कितना ईस्वी में किया था, तो 1930 ईस्वी में, ये भी आप याद रखेंगे 1930 ईस्वी में पॉली ने किया था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, करनाल में हुआ था, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म करनाल। तो देखिए कल्पना चावला और करनाल ये आपको मिलता जुलता है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कल्पना चावला है तो कौन से नाम था, करनाल। क्या था, करनाल में जो हरियाणा भारत में जन्मी थी, ठीक है। हरियाणा भारत में जन्मी था, उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि तो ग्लूकोमा और टेट्रोकोमा किस अंग का रोग है। तो ग्लूकोमा व टेट्रोमा किस अंग का रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर, आँख का है, ठीक है। आँख का जो ग्लूकोमा का काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, ठीक है। और मोतियाबिंद का अधिकतर मामले में लक्षण दिखाई देने के कारण न ही दर्द होता है, न ही दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप लोग अच्छे अच्छे खाना पीना खाएंगे, आँख पे आजकल बहुत असर पड़ने लगे हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हमने इतना साइंस का क्वेश्चन देख लिया, अब हमको लगता है करेंट अफेयर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। अब हम एक एक बार बोलते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बस झूलते रहेंगे। अब मैंने साइंस का क्वेश्चन ख़त्म किया, इसके बाद हम करेंट अफेयर पे आए हैं। तो करेंट अफेयर में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहता है कि जापान में पूर्व मुख्यमंत्री का नारा शहर में भाषण देने के लिए दौरान गोली लगाने पर बाद मौत हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद मौत हो गई है, तो इसका आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा, शिंजो आबे का। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलने लगेंगे तो भी टाइम लग जाएगा। शिंजो आबे जो था, मतलब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में भाषण दौरान देने के दौरान मौत हो गई थी, ठीक है। और आबे के जन्म जो था, आबे हम कह सकते, शिंजो आबे नहीं कहेंगे, आबे का जो जन्म था 1954 में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इसका बहुत ईस्वी काल है, अगर करेंट अफेयर और टाइम लगता है आपको करने में, लेकिन आप इतना याद रखेंगे। कहते हैं केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड का नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी है लागू कर दिया गया है, करने वाला जो उत्तराखंड का देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। उत्तराखंड क्या है, पहला राज्य बना गया है जो अपनी पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन को नई शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया था, जो मुख्यमंत्री पुरस्कार सिंह धामी के द्वारा बाल बाटिकाओं के उद्घाटन के सूबे पर नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला कहते हैं द्रौपदी मुर्मू के भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गए, मतलब कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आप लोग तो कभी मतलब दिमाग में लाए भी नहीं होंगे, लेकिन इसका आंसर डी नंबर का 15वें राष्ट्रपति है जो भारत के द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं IMF कहते एक मिनट आप लोग घबराएंगे नहीं। कहते हैं IMF के हालिया अपडेट जुलाई 2022 में के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है, ठीक है। तो हालिया हो गया। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसको कहते हैं हम लोग, IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कम अनुकूल बाहरी परिस्थितियों का RBI को सख्त कमी था, तो उसका डी आंसर हो जाएगा। 7.4 है, ठीक है, 7.4% इसका अंदाजा जो है, अनुमान पूर्वानुमान कितना है, तो ये कहा गया है, ठीक है। और जैसे वित्त 2013 के लिए भारतीय अनुमान था तो 7.5 था प्रतिशत, घटाकर 7.2% कर दिया गया। इसी तरह करेंट अफेयर आपको आता है, करेंट अफेयर को समझना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली A1 संचालित
डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है। ठीक है, इसका याद है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का पहली आय जो संचालित डिजिटल लोक अदालत किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जो था उमेश ललित, राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी, जिसने इसके दौरान A1 संचालित डिजिटल सेवा लोक का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? सी नंबर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आप लोग समझ गए, सी नंबर है, इसका सी नंबर है। अगला कहता है कि टाइम आउट 2022 में इंडेक्स के अनुसार भारत के किस राजधानी एडिनबर्ग के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। जो टाइम आउट 2022 के इंडियन के अनुसार स्कॉटलैंड राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। ठीक है, जिसकी सूची में शिकागो हो गया, मेडेलिन हो गया, ग्लासगो हो गया, एडिनबर्ग हो गया, माराकेच राजस्थान हो गया, इसी तरह है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला कहते हैं भारत का वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है, भारत के वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर 15% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़, रही राख किस राज्य की स्थिति में एक प्राचीन स्थल है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, बी नंबर होगा हरियाणा। जो हरियाणा का राखीगढ़ में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों का महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस करंट का बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य में केंद्रशासित प्रदेश में खोला जाएगा, मतलब खोलाया जाएगा? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं बता दूं आप लोग को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, केंद्र शासित लद्दाख जो भारत का पहला ड्रॉक स्काई रिजर्व खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा टाइपिंग लिखा है, खोला है, इसमें ग नहीं होगा, खोला जाएगा। हम भी तो सोचे गड़बड़ा जाते क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस पढ़ने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, लद्दाख में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, लद्दाख में। तो चलिए हम लोग ये टाइम आउट वाला देखिए, फिर ये क्वेश्चन दोहरा गया। टाइम आउट वैश्विक मिलेट ये तो हो गया था, ये तो हो गया था। यहाँ से फिर हम चलेंगे यूनाइटेड किंगडम 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं 56 में आपको प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर आप लोग बताइए जल्दी से, आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका यूनाइटेड किंगडम जो है आपको यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड ए नंबर हो जाएगा आंसर। इसका लिज ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका लिज ट्रस्ट हो जाएगा, आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो तिथि वाली है मतलब एक तरह से दिवस वाली है, आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर सेट में रहता है, उसको आप याद करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? 8 अगस्त हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं ONDC संस्थानों का कार्यालय संबंध के लिए किस नियामक निकायों के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया था? अब थोड़ा सा ऑप्शन बोलते जाएंगे, हम बोलते बोलते आप लोग समझाते समझाते हम समझ गए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल क्या है? कॉमर्स, मतलब ONDC का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, SBI होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, SBI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मतलब 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम का अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा, सुभाष घई को सुभाष घई को। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला इसका डी नंबर जो हम लोग अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में प्रांत द्वीपों का राष्ट्रों के एक साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आपको अगर हाल ही में जो देश में है प्रांत मतलब जो है वो किस पे किया गया है तो उसको आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा आपको, अमेरिका पे हुआ है। ठीक है, अमेरिका में हुआ है, तो डी नंबर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे कि ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो था फिजी मार्शल द्वीप में पौवा, नारगिनी, टोंगा, इसी तरह से था। ठीक है,
तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है। ठीक है, करंट देखेंगे, मिशन लाइफ लॉन्च किया है तो ये होगा सी नंबर, गुजरात में किया है। ठीक है, इसका आप ब्यौरा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं हम लोग देखेंगे, अगला कहते हैं किस देश में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर भारत में। ठीक है, मतलब शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का आपको लॉन्च किया गया है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में इंडियन नेवी शामिल हुई 5वीं स्क्वाड्रन पनडुब्बी के नाम से क्या है। ठीक है, तो इसका अभी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका भी आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। जो परियोजना 75 के 5वीं पनडुब्बी आइसलैंड के बागिर कालवीर मतलब जो क्लास था पनडुब्बी, जो यार्ड आपको 11879 जो इंडियन नेवी के शामिल किया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा, आप क्वेश्चन याद रखेंगे। इसका हो गया आपको भारत हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हो जाएगा आपको पनडुब्बी वाली बात, इसका आंसर आप लोग को पता होनी चाहिए। सी नंबर हो जाएगा INS बागीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B मतलब स्टीलथ गोल्डन मिसाइल मतलब विध्वंसक का नाम क्या नाम है, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ए नंबर हो जाएगा। INS मोर मुगुआ ये सब नाम ऐसा तो आप ऐसे मोर मुगुआ नाम रखेंगे। ठीक है, और ना ऐसा तो ऐसे भी यहाँ पे कलवाड़ी था तो ये भी बागिर था, तो ये सब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप मोर मुगुआ। किस टीम के फीफा विश्व कप 2020 के खिताब जीता। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। तो हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता। कहते हाल ही में मिसेज किस मतलब खिताब जीता, तो ए नंबर हो जाएगा सरगम कौशल। ठीक है, सरगम कौशल ने जीता। ठीक है, मतलब एक मॉडल होने के साथ साथ एक कंटेंट राइटर का भी पेंटर भी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जान गए हैं। इसका ये हो गया, ये हो गया, ये सब मत बोले कि हमको आंसर ही नहीं बता रहे हैं, तो ये सब आंसर है, आप देखते जाएंगे, बस समझते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस 10 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन पार्ट खत्म होने वाली है। कहते हैं फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन वॉल अवार्ड के किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फीफा जो है आपको विश्व में 2022 का गोल्डन वॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी को। ठीक है, जो 2022 में गोल्डन वॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। हरिजन मुख्यमंत्री कौन था, तो ए नंबर हो जाएगा आपको भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सारण में। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर सारण में। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान जो है शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है, तो इसका अभी आंसर जो आपको होगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो आपको दरभंगा में है, ये चीज़ आपको जाने पहचाने जो कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में, वहाँ की बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो चलिए आपको नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पिछले 2 वर्षों से 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। ठीक है, ये सब करंट देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी जो है 200 वर्षों से लेकर 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस सम्मेलन में
वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस सम्मेलन को? वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आंसर। मानव अधिकारों को द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993 ईस्वी का। ठीक है, आप लोग जून 1993 में दूसरा विश्व मानव अधिकार सम्मेलन वियना आयोजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है कि जो मुख्यमंत्री, इसीलिए इस बार करंट जो है इसी तरह दिया गया था 5-5 लाइन का। तो मुख्यमंत्री हरित क्रांति षड्यंत्र योजना के तहत पर कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा का बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपना मोबाइल से कृषि उपकरणों को बुकिंग करा सकेंगे। तो ये इसका आपको पता है? नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप। ठीक है, क्या है? हायरिंग मोबाइल ऐप। ठीक है, कृषि से भी आपको याद है, कृषि से भी मतलब लगभग आपको कृषि योजना वगैरह वगैरह 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसीलिए आप कृषि पे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। 4/9/2022 को बिहार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित क्रांति षड्यंत्र योजना के तहत पर आपको हायरिंग मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कहता है कि 9 अक्टूबर 2022 की जारी केंद्रीय भूगोल बोर्ड CGWDU की रिपोर्ट के अनुसार आपको बिहार में कितने जिलों को भूजल यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा में अधिक होने का पता चला? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 9 है। ठीक है, 9 है। ठीक है, कहते हैं कि 9 है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कितने जिलों का पता चला? 9 जिलों का। तो 9 जिलों कौन से? सारण है, भभुआ है, खगड़िया है, मधेपुरा हो गया, आपको नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय हो गया। ये 9 जिला है जो भूजल यूरेनियम की मात्रा में निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। ठीक है, जो 9 अक्टूबर 2022 में किया गया है। इसको आप डेट याद रख लेंगे, आपको ये भी पूछ सकेगा कि 9 जिले का क्या होगा। तो आज 100 क्वेश्चंस का सीरीज खत्म हुआ है। आपको इसी तरह आपको अगले सीरीज भी करवाएंगे 6ठा नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए। मिलते अगले क्लास में। थैंक यू।